साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे संघ सरकार और संघ सरकार के संदर्भ में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। देखिएगा, राष्ट्रपति जो हैं ये संविधान का प्रतिनिधि होता है, साथ ही राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के क्या कार्य रहते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो कौन सी विधि के माध्यम से होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति अगर नाम मात्र का प्रमुख हैं फिर भी राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक और विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इनके संदर्भ में बात करने वाले हैं। यानी आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के कौन से भाग के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के भाग 5 के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करने वाले हैं? भाग 5। इससे पूर्व जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था और भाग 4A जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। कौन सी सरकार का उल्लेख किया गया है? संघ सरकार। तो किसके बारे में बात करेंगे अपन? संघ सरकार के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि भाग 5 का उल्लेख जो है, आर्टिकल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो है 52 से लगाकर 151 तक। कहां से कहां तक? 52 से लगाकर 151 तक जो है संघ सरकार का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार को अपन मुख्यतः संघ सरकार के 3 पार्ट होते हैं। संघ सरकार के कितने पार्ट होते हैं भाई? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो है ये कौन? कार्यपालिका। कौन सी पालिका? कार्यपालिका। दूसरी आपको ध्यान में रखना है, सरकार का दूसरा जो अंग होता है उसको अपन बोलते हैं व्यवस्थापिका। कौन सा अंग होता है? व्यवस्थापिका। और सरकार का जो तीसरा अंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। सरकार का जो तीसरा अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। अब देखिए जरा, कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें तो आपको अनुच्छेद ध्यान में रखना है। कार्यपालिका के संबंध में आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक इसका प्रावधान किया गया है कार्यपालिका का। इसके बाद इनकी बात करें तो आर्टिकल 79 से लगाकर आर्टिकल 122 तक इनका प्रावधान किया गया है व्यवस्थापिका का। साथ ही एक आर्टिकल और यहां ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान है और अध्यादेश राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना न्यायपालिका के संदर्भ में, और न्यायपालिका का उल्लेख जो है आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक जो है ये न्यायपालिका। और न्यायपालिका में अपन किसके बारे में बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। मैंने यहाँ का आर्टिकल 52 से लगाकर 151 तक, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक जो है ये किसका प्रावधान किया गया है? सीएजी का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, व्यवस्थापिका में कौन शामिल होता है और न्यायपालिका में कौन शामिल होता है। देखिए जरा, संघ सरकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन कार्यपालिका में आपको ध्यान में रखना है, एक अपन इनके बारे में क्या जानेंगे? राष्ट्रपति। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा? उपराष्ट्रपति। कौन सा ध्यान में रखेंगे? उपराष्ट्रपति। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद आप ध्यान में रखेंगे मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के बाद में क्या ध्यान में रखेंगे? महान्यायवादी। क्या ध्यान में रखेंगे? महान्यायवादी। आर्टिकल भी साथ साथ जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63, प्रधानमंत्री का आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 75, मंत्री परिषद का आर्टिकल 74 और महान्यायवादी का आर्टिकल 76। व्यवस्थापिका में आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्थापिका में किसके बारे में बात करेंगे? संसद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संसद के बारे में बात करेंगे। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो आप सभी को पता है कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अंग होता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। और तीसरी कौन सी सभा? लोकसभा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है। और यहाँ पर न्यायपालिका में अपन क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन से न्यायालय के बारे में यहाँ बात करेंगे? उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय?
उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय को मैं क्या कह सकता हूं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह दें, या फिर उच्चतम न्यायालय कह दें, या फिर सुप्रीम कोर्ट कह दें, ये आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 4 पे क्या है, सीएजी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आपको ये पता होना चाहिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहां संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। दूसरा जो है व्यवस्थापिका में संसद और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। कार्यों की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो व्यवस्थापिका है ये करती है कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कानूनों का निर्माण। आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में कानूनों का निर्माण कौन करती है, कानूनों का निर्माण। अपन संघ सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, और संघ सरकार में कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। दूसरा, इन कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। क्या करना, कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करने का काम किनका होता है, कार्यपालिका का होता है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, जो कानून कार्यपालिका ने लागू किए हैं, वो कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान है। और सरकार के तीनों अंगों को संविधान के दायरे में रहते हुए क्या करना होता है, कार्य करना होता है। और संविधान का अभिभावक या संविधान का संरक्षक किसे बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस विषय की जांच कर सकता है कि जो कानून संसद ने बनाया गया है वो संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, इसकी क्या करना, जांच करना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले साथियों अपन बात करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। देखिएगा, भारत में संविधान है और संविधान का प्रतिनिधि कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो यहां आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो अपन बात कर ही चुके हैं, कौन से भाग में, भाग 5 में। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 52 ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में। और साथियों ये आर्टिकल 52 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद मैं कह सकता हूं, क्योंकि इतना ही लिखा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा या भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बस आर्टिकल 52 में। दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 53। कौन सा ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यह उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 53 में। दूसरा देखिए, अगला आर्टिकल देखिए। पहले आर्टिकल को थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 54। 54 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कैसा मंडल, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का क्या किया जाता है, गठन होता है। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 55। और 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की कौन सी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की कौन सी प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति के चुनाव की कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 55 में। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 56। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई। राष्ट्रपति का कार्यकाल कह दें या फिर राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में। राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि कौन सा आर्टिकल है, 56। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 57।
और 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में बात की गई। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? 57। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 58। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद से संबंधित योग्यताएं, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, या अपन योग्यताओं को अर्हताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 59। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 59 और अनुच्छेद 59 में आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें। क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें, पद से संबंधित शर्तें, और राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 59। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है साथियों, कौन सा? आर्टिकल 60। और आर्टिकल 60 में किसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल कौन सा है? 60। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 61। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट, है ना। क्या बोलते हैं? महाभियोग। ये कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। बाकी राष्ट्रपति के आर्टिकल खूब सारे अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे आर्टिकलों में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से लगाकर 61 तक समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। जैसे जैसे अपन राष्ट्रपति की ओर आगे बढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे, तो बहुत सारे, राष्ट्रपति को मात्र कुछ अनुच्छेदों में सीमित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के बहुत सारे आर्टिकलों में राष्ट्रपति के नाम से प्रावधान किया गया है। क्योंकि देश के समस्त कार्य किन के नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत होती हैं? राष्ट्रपति में नीत होती हैं। तो ये थोड़ा सा क्रम से ये जो थे वो आपको एक बार ध्यान में रखना है। जैसे आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होगी, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें। इसके बाद आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। और अभी आपने बात की कि योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में कर रखा है? 58। साथ साथ आर्टिकल वापस से क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। जैसे 2 बार हो गए तो कम से कम तो है ना, कुछ आर्टिकल तो अपने को वैसे भी याद हो जाएंगे और बाकी 1-2 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। योग्यता के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान में रखना है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या योग्यता ध्यान में रखेंगे? भारत का नागरिक हो। भारत का क्या होना चाहिए भाई? नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता आपको ध्यान में रखनी है उम्र के संदर्भ में, जिसमें प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता आपको ध्यान में रखना है और वो है लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने जैसी क्या हो? योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? अन्य योग्यताएं क्या होगी? तो अन्य योग्यताएं जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है ना, वो राष्ट्रपति के लिए भी क्या होगी? मान्य होगी। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे? पहला मैंने लिखा भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात भारतीय होना आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति का उम्मीदवार वो बन सकता है। भले ही वो जन्मजात भारत में है,
मतलब जन्म हुआ, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति विदेशी नागरिक था और उसे अगर भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो व्यक्ति भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे, जन्मजात भारतीय होना आवश्यक नहीं, जन्मजात भारतीय होना आवश्यक नहीं, जन्मजात भारतीय होना आवश्यक नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति के संबंध में, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, अधिकतम के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। और तीसरी योग्यता है, अन्य योग्यताएं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो हैं वही होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित भी होगी, यानी राष्ट्रपति पद के लिए भी वो सारी की सारी योग्यताएं लागू होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक मैं और थोड़ा सा आपको बता रहा हूं जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किनके पद पर, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। सबसे पहले तो लाभ का पद है क्या, लाभ का पद क्या है, कौन कौन लाभ के पद में शामिल नहीं है, और लाभ के पद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक वाद है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके बारे में बात करें अपन, लाभ के पद के संदर्भ में, लाभ का पद। देखिए जरा, लाभ के पद के संदर्भ में संविधान में कहीं पर भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कौन कौन लाभ के पद के दायरे में आएगा और कौन कौन लाभ के पद में दायरे में नहीं आएगा। लेकिन केवल और केवल लाभ के पद के संदर्भ में यह जरूर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ एवं राज्य के मंत्री। कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे, लाभ के पद में शामिल नहीं होंगे, लाभ के पद में शामिल नहीं होंगे। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति लाभ के पद में नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ के पद में नहीं है और राज्यपाल लाभ के पद में शामिल नहीं माना जाएंगे, और संघ और राज्य के जो मंत्री हैं वो लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। ये जरूर संविधान में उल्लेखित किया गया है। यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो हैं ये बिहार राज्य के क्या थे, राज्यपाल थे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अगर वो त्यागपत्र नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। वीवी गिरी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अगर वो नहीं देते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। अमित शाह जी वर्तमान में गृह मंत्री हैं और उन्हें अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। किसी भी राज्य की जो मंत्री परिषद है उसमें अगर कोई व्यक्ति मंत्री हैं और उसे अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उन्हें भी त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं है। भारत में राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसके संदर्भ में संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कितनी बार लड़ेगा, अधिकतम के संदर्भ में प्रावधान नहीं है। रामनाथ कोविंद जी वापस से अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जो है त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लाभ के दायरे में नहीं है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कौन कौन लाभ के पद के दायरे में नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, संघ और राज्यों के मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं है। ये तो बिल्कुल आपको करेक्ट पता होना चाहिए कौन कौन लाभ के पद के दायरे में नहीं है। अब बात करते हैं कि लाभ के पद में शामिल किसे माना जाए, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लाभ के पद में शामिल किसको माना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त करता हो,
किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त करता हो या फिर संघ या राज्य के वेतन प्राप्त नहीं करे लेकिन कोई सुविधा प्राप्त करे, वो पद भी लाभ के पद में शामिल माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो या तो संघ सरकार से या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त करता हो, और वेतन ऐसे बहुत सारे होंगे जो वेतन नहीं लेते, केवल उनको क्या मिलती है, सुविधा प्राप्त होती है, वो भी लाभ के पद में शामिल माने जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। लाभ के पद से संबंधित एक वाद आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कौन सा, जया बच्चन। जया बच्चन बनाम भारत संघ। जया बच्चन बनाम भारत संघ 2007 और जया बच्चन बनाम भारत संघ 2007 का संबंध किससे है, लाभ के पद से हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद 2007 और जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद 2007 में इस पद का संबंध किससे है, लाभ के पद से संबंधित माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना। क्यों माना जाता है, कारण सुनिएगा। जया बच्चन उत्तर प्रदेश में जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसकी अध्यक्ष रही थी और फिर इसे राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो जब वो बोर्ड के अध्यक्ष पर थी तो उस समय उन्हें क्या मिल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या मिल रही थी, सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। और जब सुविधाएं मिल रही हैं इसका मतलब वो लाभ के पद में शामिल माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुविधाओं को भी लाभ के पद में क्या माना, शामिल माना। ये 2006 कर लेना भाई, थोड़ा सा इस बात का ध्यान में रखिएगा। जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद कब की बात है, 2006। और ये जो जया बच्चन थी ये उत्तर प्रदेश सरकार में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष। और इनके रूप में इनके पद को क्या माना गया, लाभ का पद। हालांकि वो वेतन नहीं ले रहे थे लेकिन क्या प्राप्त कर रहे थे, सुविधा प्राप्त कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पद को भी लाभ के पद में शामिल माना जो संघ सरकार या राज्य सरकार से क्या प्राप्त कर रहे हैं, सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। बाकी भारतीय संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। योग्यताओं के संदर्भ में एक दो बातें और आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो होते हैं प्रस्तावक और एक होते हैं अनुमोदक और एक होती है जमानत राशि। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रस्तावक, अनुमोदक और कौन सी राशि, जमानत राशि। अगर मैं प्रस्तावक की बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है, पहले प्रस्तावक कितने थे, 20, अनुमोदक कितने थे, 20 और जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपए। कितने रुपए थी, प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20 और जमानत राशि कितनी थी, 2500 रुपए, जिसे 1997 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि कितनी कर दी गई, 15,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न हो सकता है कि कौन से वर्ष में राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 20 की बजाय 50 की गई। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा, 1997 में राष्ट्रपति के प्रस्तावक की संख्या पहले 20 थी, इसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया। अनुमोदक की संख्या 20 थी, इसको बढ़ाकर 50 और जमानत राशि 2500 रुपए थी, इसको बढ़ाकर कितने कर दिया गया, 15,000 रुपए। कितने रुपए कर दिए गए, 15,000 रुपए। आप कहेंगे कि प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं, यह समझ से परे है। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रस्तावक और अनुमोदक वही होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक वही होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या तो कौन, सांसद, कौन लेते हैं, सांसद, या फिर कौन लेते हैं, विधायक। और वो भी कैसे होने चाहिए भी, निर्वाचित। वो भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। यानी 50 विधायक या सांसद और 50 विधायक, यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास 100 जो हैं ये क्या होना चाहिए, सांसद और विधायक। अगर है तो ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है। और कम होने का एक ही कारण है कि अपने पास तो वार्ड मेंबर भी नहीं है, सरपंच भी अपने पक्ष में नहीं है, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये जो एमएलए हैं अपने पक्ष में है ही नहीं। इसलिए हम तो हैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको अधिकार है, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप में योग्यताएं हैं, लेकिन योग्यताओं के साथ में प्रस्तावक और अनुमोदकों का भी होना क्या है, आवश्यक है। आप कहेंगे ये तो एक प्रकार से गलत है,
कईयों के मन में आ रहा होगा कि भी ये तो एक प्रकार से गलत प्रक्रिया है, अपने पास मतलब इसका मतलब तो जो है जिसके पास सांसद विधायक होंगे वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया, कुछ ऐसे व्यक्ति थे पंजाब के काका जोगेंद्र सिंह, और काका जोगेंद्र सिंह जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव से लगाकर जो है वार्ड पंच के चुनाव लड़ते थे। कोई भी चुनाव आता काका जोगेंद्र सिंह का फॉर्म तो भरा ही भरा जाता। ऐसे बहुत सारे काका थे जिन काकाओं पर रोक लगाने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों का तय किया गया, जो वर्तमान में और पहले इसमें 20 थे, उससे पहले और भी कम थे। ठीक है, अब ऐसा इसलिए देखिए भाई राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जो देश का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है उसका चुनाव हो रहा है। तो भारत में जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ है, बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ेंगे नहीं पता, आगामी राष्ट्रपति के चुनाव तक 150 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे बहुत सारी आबादी होगी जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, जो भारत के नागरिक हैं और कोई लाभ के पद पर है ही नहीं, तो सारे के सारे क्या राष्ट्रपति हो। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए। राशि कोई बड़ी नहीं है, बड़ी क्या है? इज्जत है। आगे मैं बात करूंगा कब जब्त होती है, क्यों होती है, उसके संदर्भ में। यहां पर केवल ये ध्यान में रखना है कि ये राशि जब जब्त होती है, ये राशि जब क्या होती है? जब्त होती है, तो ये राशि कहां जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। और आरबीआई का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कहां जमा होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च बैंक है, इसमें क्या होगी? जमा होगी। जब राष्ट्रपति जो निर्धारित तय कर रखा है उससे कम वोट प्राप्त करेंगे उस स्थिति में। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? मैंने कहा प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कम हो, इसलिए क्योंकि जो वास्तविक उम्मीदवार हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार जिनको पता है मेरे को 20 वोट ही नहीं मिलने हैं, लेकिन फिर भी जो है चुनाव लड़ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने जो है पंचायती राज के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, अपने विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव में हो, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं जिनको वोट मिलते हैं 200, 500, 1000, 200, मतलब कई तो ऐसे जिसको 20 वोट ही नहीं मिलते, 15 ऐसे। इस पर रोक लगाने के लिए जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदकों की व्यवस्था की गई। और प्रस्तावक और अनुमोदक वही होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? भाग लेंगे। पहले इनकी संख्या 20 थी, 1997 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, और जमानत राशि पहले 2500 थी, अब कितनी कर दी गई? 15,000 रुपए। अगला आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कौन सा मंडल? निर्वाचक मंडल। आप सभी को पता है राष्ट्रपति का चुनाव जो कौन सी विधि के द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि। एक तो होती है अप्रत्यक्ष और एक मैं कहता हूं कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। एक तो अप्रत्यक्ष और दूसरी कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष किसको कहेंगे? ऐसी विधि जिसमें सबको वोट डालने का अधिकार नहीं है। जैसे जिनकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष तय कर रखी, पहले 21 वर्ष थी, वयस्क मताधिकारी की आयु 18 वर्ष है। तो ऐसी विधि हम सबको जिसमें वोट डालने का अधिकार होता है वो तो कैसी होती है? प्रत्यक्ष। और ऐसी विधि जिसमें हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, सामान्य जो वोटर है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, उसको कौन सी विधि बोलते हैं? अप्रत्यक्ष विधि। जैसे मैं बात करूं राज्यसभा का चुनाव आपसे पूछे, अप्रत्यक्ष करना है, इसमें याद नहीं करना है कुछ भी, इसमें ऐसा सोचना है कि मुझे जिसमें वोट देने का अधिकार है वो प्रत्यक्ष है और मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है वो अप्रत्यक्ष है। जैसे मैं बताऊं लोकसभा का चुनाव हमें वोट देने का अधिकार है, प्रत्यक्ष। राज्यसभा का चुनाव हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, अप्रत्यक्ष। विधानसभा का चुनाव हमें वोट देने का अधिकार है, प्रत्यक्ष। विधान परिषद का चुनाव सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, अलग अलग तय कर रखा है, तो अप्रत्यक्ष। पंचायती राज के चुनाव जैसे सबसे पहले वार्ड मेंबर के चुनाव प्रत्यक्ष, सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष। इनके अलावा जो हैं कई अप्रत्यक्ष भी होते हैं। इनके बाद बात करूं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष। यानी ऐसे चुनाव जिसमें हमें वोट देने का अधिकार है वो प्रत्यक्ष हैं और ऐसे चुनाव जिसमें आम वोटर को वोट देने का अधिकार नहीं है वो अप्रत्यक्ष हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि के द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष। आगे अपन पूरी विधि के बारे में बात करेंगे, जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली है उसके बारे में। अब यहां पर है एक निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल का मतलब होता है किन किन को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। सबसे पहले देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य।
लोकसभा के कैसे निर्वाचित सदस्य। और आप सभी को पता है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, और 543 के 543 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। पहले 545 थे और 545 में से 2 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति इनके राजनीतिक आरक्षण को तो 2030 तक के लिए बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। तो ये आर्टिकल 331 अप्रासंगिक हो गया, और अप्रासंगिक होने के कारण जो है इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, साथ ही राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार भी नहीं दिया। तो लोकसभा में कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा में, कौन सी सभा में, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और आप सभी को पता है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 245, और 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। 245 में से 12 गए, कितने बच के भाई, 233 सदस्य। कितने बच के, 233। तो ये कुल कितने हो गए, 776, यानी कुल कितने, 776 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कितने, 776, यानी 776 जो हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे, निर्वाचित सदस्य। कौन भाग लेंगे, निर्वाचित। और इसमें भी मैंने क्या लिखा, निर्वाचित। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद के निर्वाचित सदस्य, मैं क्या कह सकता हूं इसको, संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे, सभी राज्यों की विधानसभा के, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की विधानसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और वर्तमान में विधानसभा की संख्या कितनी है, 28 हैं। तो 28 के 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कितने राज्य हैं, 28, और प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है, विधान परिषद जरूरी नहीं है, विधानसभा तो होगी। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश। पहले संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। इनके लिए 17वां संविधान संशोधन किया गया। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, संघ शासित प्रदेश। और संघ शासित प्रदेश में भी 2 संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश में भी कौन सा ध्यान में रखेंगे, एक तो आप रखेंगे दिल्ली, और दूसरा रखेंगे कौन सा, पुदुचेरी। संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से, 2, पहला कौन सा, दिल्ली, और दूसरा कौन सा, पुदुचेरी। आप कहेंगे इन दोनों को ही भाग लेने का अधिकार क्यों है, बाकी संघ शासित प्रदेश तो बहुत सारे हैं। साथियों, जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन्हीं सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है, बाकी में विधानसभा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कैसे लेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में तो है, अभी तक गठन नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ परिवर्तन करना होता है तो संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा, 17वां संविधान संशोधन। कौन सा, 17वां संविधान संशोधन। और 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। 1992 में 17वां संविधान संशोधन किया गया। और इस 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली और पुदुचेरी, कौन सा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या दिया गया, अधिकार। तो पहली बार अधिकार इन्हें कब प्रदान किया गया था, 1992 में। कौन सा, 17वां संविधान संशोधन। अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हुआ नहीं है,
लेकिन जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो जाएगा, हाँ ऐसा प्रावधान है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 2019 में। कौन कौन सा? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिसमें लद्दाख में जो है ये विधानसभा नहीं होगी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। और जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा, अभी चुनाव नहीं हुए, जब हो जाएगी, विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइएगा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों ने, ध्यान से सुनेगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने कब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, या किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? मैंने आपको बताया कि 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें भाग लेने का अनुमति प्रदान की गई। कौन से वर्ष में? 1992 में। लेकिन इन्होंने कौन से वर्ष में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? 1997। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? 1997 में लिया। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। कौन से वर्ष में? 1997 में। और दूसरी बात आप नोट लगा के क्या ध्यान में रखेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य में, या अभी क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन होने के पश्चात, विधानसभा का गठन होने के पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य, क्या ध्यान में रखेंगे? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन होने के पश्चात संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। संविधान में संशोधन करके ही उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। भाग लेने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हो जाए तो इनके पश्चात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और वो भी कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत। वो भी कौन से बहुमत से करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। कौन से बहुमत से करना पड़ेगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति की क्या रहेगी? संविधान संशोधन की आवश्यकता रहेगी। और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में अगर विधानसभा का गठन हो जाए और उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार के लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया? 4 विकल्प दे दे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो कौन सा करेंगे? विधान परिषद। क्या ध्यान में रखेंगे? विधान परिषद में या विधान परिषद का एक भी सदस्य विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।
नहीं दिया गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हो सकता है। विधान परिषद को ऐसा कौन सा सदन है, जैसे 4 विकल्प दे दे, एक तो दे दे बताइए जरा लोकसभा, दूसरा आपको विकल्प बी दे दे राज्यसभा, विकल्प सी दे दे कौन सा विधानसभा, और विकल्प डी देंगे विधान परिषद। ऐसा कौन सा सदन है जिसके एक भी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है? विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य भले ही निर्वाचित हो और भले ही मनोनीत हो, उसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, नहीं होते। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? मनोनीत सदस्य। तो आपको ध्यान में रखना है कि मनोनीत सदस्य एक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, भले ही वो लोकसभा का मनोनीत हो, भले ही विधानसभा का मनोनीत सदस्य हो और भले ही आपके राज्यसभा का मनोनीत सदस्य हो। और दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे? विधान परिषद का एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और देखिएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का नाम जो है इसे अपन कहते हैं एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। पहले तो इसका नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कौन सी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। इसी प्रणाली का दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, इसे आंद्रे हेयर विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? इसे आंद्रे हेयर विधि भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर प्रश्न पूछे और ये एकल संक्रमणीय नहीं हो तो वहां पर ढूंढिएगा मत, आंद्रे हेयर हो सकता है, दोनों में से एक होगा, या तो आंद्रे हेयर या फिर एकल संक्रमण। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है, लेकिन अपने को यह भी ध्यान में रखना है इसे आंद्रे हेयर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली में क्या होता है। देखिए जरा, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के बारे में बात करें तो हम जब वोट डालने जाते हैं ना, लोकसभा के चुनाव में है, विधानसभा के चुनाव में, अपने पंचायती राज के चुनाव में, तो हमारे सामने एक ईवीएम मशीन होती है या फिर आपके पास में बैलेट पेपर होता है, उसमें जो है नाम लिखा होता है, उसके सामने जो है उस पर अपन बटन दबा के आते हैं या उसके सामने मोहर लगा के आते हैं। एक व्यक्ति एक ही वोट देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे जो है मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पहले लिखवा देता हूँ। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होगा कि मतदाता को वरीयता क्रम के अनुसार, मतदाता को किसके अनुसार? वरीयता क्रम के अनुसार, वरीयता क्रम के अनुसार, वरीयता क्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को मत देना होगा, सभी उम्मीदवारों को मत देना होगा। यह बात ध्यान में रखनी है, मतदाता को वरीयता क्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को वोट देना होगा। दूसरा देखिए, दूसरी विशेषता इसकी, दूसरी विशेषता यह ध्यान में रखनी है, अपने चुनाव में क्या होता है, जो लोकसभा विधानसभा के होते हैं, सबसे अधिक वोट लाने वाले विजय, इसमें नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें विजय प्राप्त करने हेतु, विजय प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा? निर्धारित कोटा प्राप्त करना होगा। क्या करना होगा? निर्धारित कोटा प्राप्त करना होगा, निर्धारित कोटा
प्राप्त करना होगा, निर्धारित कोटा प्राप्त करना होगा। ये भी इसकी विशेषता है किसकी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली। इसमें सर्वाधिक वोट लाने वाले को विजय नहीं माना जाएगा। एक निर्धारित कोटे का सूत्र आगे अपन बात करेंगे, और जब तक कोई उम्मीदवार वह निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे विजय घोषित नहीं किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा दोनों के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अपने यहाँ पर जो भी अपन भाग लेते हैं, यानी हमारे सामने ये कैंडिडेट है, ये देखिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये हमारे सामने जो है ईवीएम मशीन लगी रहती है, और ईवीएम मशीन में इस प्रकार से बटन रहते हैं, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, जैसे ही गए तो इनके सामने वाला जो बटन है, ये एक बटन यहाँ दबाया और वापस आ गए। अपने कहा ए को नहीं देंगे, बी को देंगे, तो बी के सामने वाला दबाया के सी को देंगे, सी को और डी को, यानी एक वोट ही देंगे। कितना वोट देंगे, एक वोट देंगे। क्लियर है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने खड़े हैं, ए, बी, सी और डी। तो आप जब वोट डालने जाएंगे वरीयता के अनुसार वोट देंगे। मेरी पहली इच्छा थी कि सी जीते, सी को वोट दिया, वापस नहीं आएंगे, सी को वोट देंगे। सी नहीं जीता तो सेकंड वरीयता मैंने किसको दी, सेकंड वरीयता मैंने डी को दी। थर्ड वरीयता मैंने किसको दी, ए को दी। और फोर्थ वरीयता मैंने किसको दी, बी को दी। सभी उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में वोट देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अपने यहाँ एक को वोट दे रहे हैं, वहां पर सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के अनुसार वोट देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। दूसरी इसकी विशेषता एक और है, इसमें जो है मत मूल्य निकाला जाएगा। अगर अलग अलग निर्वाचक मंडल में अलग अलग शामिल हो रहे हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य भी भाग ले रहे हैं और विधानसभा के सदस्य भी भाग ले रहे हैं, तो लोकसभा का दायरा बड़ा रहता है, विधानसभा का छोटा रहता है। भाई लोकसभा के जो मेंबर हैं ये अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधानसभा के सदस्य कम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें एक मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है और उसके अनुसार मत मूल्य निकाला जाता है, और उसके बाद ही उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में उसका मत मूल्य काउंट होगा। एक व्यक्ति एक वोट काउंट नहीं होगा, एक व्यक्ति किस राज्य से आ रहा है उस राज्य में उसका मत मूल्य क्या है वो काउंट होगा। जबकि सभी सांसदों का मत मूल्य क्या है, एक समान है, लेकिन उसमें भी सूत्र में अलग अलग वर्ष जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं मत मूल्य क्या आता है, अलग अलग आता है। वो देखिए जरा। सबसे पहले मत मूल्य की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, और एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है उस राज्य की जनसंख्या, कौन से वर्ष में, 1971 में, बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या, इंटू 1/1000। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है उस राज्य की जनसंख्या 1971 में कितनी थी, उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है, इंटू 1/1000। तो एक विधायक का क्या आ जाएगा मत मूल्य। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का एक विधायक का मत मूल्य आता है 208, और ये 208 सर्वाधिक है क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भी कहां है, उत्तर प्रदेश में। कितना आ रहा है, 208। दूसरा मैं बात करूं किनकी, राजस्थान की। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है 129, और सबसे कम की बात करें तो किसकी, सिक्किम की। और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना आता है, 7, जो क्या है, न्यूनतम है। यानी राजस्थान का एक विधायक वोट डाले और सिक्किम की पूरी विधानसभा वोट डाले, एक ही होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए हमेशा जो है उत्तरी भारत और जो बड़े जनसंख्या वाले राज्य वहां जाते हैं, पूर्वोत्तर में कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, वहां की पूरी विधानसभा वोट डालेगी, उत्तर प्रदेश का एक विधायक वोट डाल देगा, बराबर है, क्योंकि वहां का मत मूल्य कम है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है और वो कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यहां जनसंख्या अधिक है, अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक विधायक का क्या निकाला जाता है, मत मूल्य, और एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है उस राज्य की जनसंख्या 1971। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो आधार वर्ष माना जाता है वो कितना माना जाता है, 1971। ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक विधायक का मत मूल्य कितना आता है, 208। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है कितना,
129 और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना आता है 7। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जनगणना तो 2011 तक हो चुकी है। कब तक हो चुकी है? 2011 तक की जनगणना के आंकड़े आ गए, फिर आधार वर्ष अभी तक 1971 क्यों माना जा रहा है? देखिए जरा, ये भारत है, ये दक्षिणी भारत, ये उत्तरी भारत। 1971 तक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जनसंख्या लगभग क्या थी? समान थी। 1971 के बाद यहाँ के जो राज्य हैं उन्होंने जनसंख्या पर क्या कर लिया? नियंत्रण। और अपन आज भी जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। तो इन राज्यों ने कहा कि या तो आधार वर्ष 1971 रखा जाए या फिर हम वापस से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो कहा नहीं नहीं, आप वापस से शुरू मत होइएगा, हम एक संविधान संशोधन कर लेते हैं और 2026 तक के राष्ट्रपति चुनाव तक जो है आधार वर्ष 1971 ही रखा जाए। कब तक? 2026 तक। और 2026 के बाद क्या होगा ये अभी तक नहीं पता, लेकिन 2026 तक के राष्ट्रपति के चुनाव तक आधार वर्ष क्या रखा जाएगा? आधार वर्ष 1971 ही रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कब तक रखा जाएगा? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक और 2026 के बाद पहली मतगणना, 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष, राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष कितना रहेगा? 1971 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1971 ही रहेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा अमेंडमेंट? 84वां संविधान संशोधन। और एक विधेयक का मत मूल्य निकालने का सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है एक सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद के मत मूल्य की बात करें तो सूत्र ध्यान में रखिएगा, सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग, सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या, निर्वाचित सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। यानी जो भी राज्य, यानी 28 राज्य और इनके साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी। इन सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य आएगा और उसमें अपन भाग दे देंगे किनके? निर्वाचित सांसद कितने हैं? 776। हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ सीटें खाली रहे, लेकिन अगर बात करें कुल की तो 776। और उसके बाद जब एक सांसद का मत मूल्य आएगा, कितना आएगा? 708। एक सांसद का राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य कितना है? 708, 708। भले ही वो सांसद जो हैं लोकसभा का है और भले ही वो सांसद राज्यसभा का है, भले ही वो सांसद लोकसभा का है, भले ही राज्यसभा का है, मत मूल्य समान आएगा। भले ही वो सांसद राजस्थान का है, भले ही वो सांसद जम्मू कश्मीर का है, या भले ही वो सांसद सिक्किम का है और भले ही वो सांसद उत्तर प्रदेश का है, सभी के लिए मत मूल्य क्या आएगा? एक समान आएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सांसद के मत मूल्य तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन विधायकों का मत मूल्य उसकी जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के आधार पर ही क्या आता है? मत मूल्य आता है। ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सांसद का मत मूल्य और विधायक का मत मूल्य 2 सूत्र हैं, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं किनकी? मतगणना की। आप सभी को पता है मतगणना में अपने यहाँ क्या होता है, जैसे 4 कैंडिडेट खड़े थे, A, B, C और D। इनको मिले मान लेते हैं 200 वोट, इनको मिले 225 वोट, इनको मिले 140 वोट और इनको मिले 301 वोट। कौन सा विजय होगा? जो सर्वाधिक मत लाएगा उसी को क्या मानते हैं? विजय मानते हैं। अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। भले ही चुनाव लोकसभा का हो, भले ही विधानसभा का हो और भले ही अपने पंचायती राज के संदर्भ हो। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होगा।
राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना के लिए एक निकाला जाता है जिसको मैंने कहा था ना निर्धारित कोटा, और निर्धारित कोटे का सूत्र होता है कुल वैध मत बटे रिक्त पद, कुल वैध मत बटे रिक्त पद +1 और +1। आप सभी को पता है रिक्त पद कितना है, 1, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना। राज्यसभा के चुनाव में भी यही प्रणाली है, इसलिए राज्यसभा के चुनाव में जो रिक्त पद रहता है वो अलग अलग रहता है। कई राज्यों में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होता है, कई में 5 होता है, कई में 8 होता है। यहां राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो कुल वैध मत बटे रिक्त पद कितना है, 1 + 1 और +1, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 2 + 1, यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 50% +1 वोट प्राप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 50% +1 वोट प्राप्त करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें जरा, 1000 वोट थे, कितने वोट थे, 1000 वोट थे, और 3 कैंडिडेट खड़े थे, मान लेते हैं ये ले। पहला कौन सा, तो पहला अपन मान लेते हैं इसको, ए को वोट मिले 200, बी को मिले 300 और सी को कितने मिले 500। या अपन ऐसे करते हैं, इसमें मानते हैं ए को मिले कितने 150, बी को मिले 200, कितने हो गए 350, और बाकी के किसको मिल गए, इनको मिल गए इन कितने 650, कितने हो गए 1000 ही हुए ना। हाँ, अब देखिए जरा, इसमें अगर बात करें तो कुल वैध मत में कितने, कुल वैध मत कितने हैं 1000, रिक्त पद कितना है 2 और +1, यानी कुल मिलाकर जो है जिस उम्मीदवार को 500 का, इसका आधा कितना हो गया 500 और 501, और 501 किसको मिले हैं, इसको मिले। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पर अगर ये बात नहीं हो और ऐसा हो जाए कि किसी भी उम्मीदवार को 500 वोट नहीं मिले, जैसे इस वाले उम्मीदवार को, थोड़ा सा इसको समझिएगा, वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लेते हैं इसको मिले 200, इसको मिले 300 और इसको मिले 500। किसी भी उम्मीदवार को 501 वोट मिले हैं क्या, नहीं मिले। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए 50% +1 वोट मिलना ही चाहिए, यानी आधे से 1 वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसे विजय घोषित नहीं किया जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे कम वोट मिले ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा, और इसके बाद जिसको वरीयता मिली है इसके वोटों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर वापस से क्या होगी, रिकाउंटिंग होगी। जब तक किसी उम्मीदवार को विजय घोषित नहीं किया जाता है तब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और भारत में ऐसा एक बार हुआ, भारत में ऐसा कितनी बार हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि वीवी गिरी, क्या नाम ध्यान में रखेंगे, 1969 में वीवी गिरी जो है, वीवी गिरी द्वितीय मतगणना में विजय हुए, द्वितीय मतगणना में क्या हुए थे, विजय हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पहली मतगणना में उसे 50% प्लस वोट नहीं मिले थे, अतः द्वितीय मतगणना में वीवी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुए थे, विजय हुए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा, आपको तो ये सूत्र ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित कोटे का सूत्र क्या है, निर्धारित कोटे का मतलब कुल वैध मत बटे 2 + 1, और बटे 2 इसलिए कारण पता होना चाहिए, रिक्त पद +1 और +1। और भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर सका, जिसे द्वितीय मतगणना में विजय प्राप्त हुई, क्या ध्यान में रखेंगे, 1969, और कौन, वीवी गिरी। तो ये थी आपके राष्ट्रपति की मतगणना से संबंधित। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल के बाद में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है। कौन कौन लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं वो ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रपति लाभ के पद में शामिल नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति लाभ के पद में शामिल नहीं माना जाता है, राज्यपाल लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं, और संघ और राज्य के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाते। ठीक है, इनके अलावा एक जया बच्चन बना भारत संघवाद 2006 आप ध्यान में रखेंगे, जो लाभ के पद के संदर्भ में है। यानी ऐसा पद जिसके बदले में वेतन भले ही न प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, उसे भी लाभ का पद माना जाता है। वर्तमान में प्रस्तावक 50 चाहिए, अनुमोदक 50, और जमानत राशि कितनी चाहिए, 15,000 रुपये। इसके बाद में निर्वाचक मंडल से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 54 में है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा के सदस्य और कैसे निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। अब अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं ने कौन से वर्ष में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? वो वर्ष भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा? 1997, 1997 के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार जो है उन्होंने भाग लिया, जबकि अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 में। इसके बाद 3 सूत्र ध्यान में रखना। एक विधायक का मत मूल्य, और एक विधायक का मत मूल्य होता है उस राज्य की जनसंख्या 1971 बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। एक सांसद का मत मूल्य, तो सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। और एक सांसद का मत मूल्य कितना आ जाएगा? 708। भले ही सांसद लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, भले ही सांसद राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, या तेलंगाना से हो, या फिर आपके पूर्वोत्तर के राज्यों से हो। और इसके बाद निर्धारित कोटे का सूत्र ध्यान में रखना है। निर्धारित कोटे का सूत्र है कुल वैध मत बटे रिक्त पद +1 और +1। और इसका मतलब होगा जब तक कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे विजय घोषित नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपन कल बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में, शपथ के संदर्भ में, राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में और राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। थैंक यू, शुक्रिया।